हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के 2022 के पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी पेपर वन के। ठीक है, मैं आपके साथ पेपर वन के 2022 के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रही हूँ। अब ये कौन से 2022 के पीवाईक्यूज है? जो दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला था ना 2022 में, जो एक्चुअल में जाके हुआ था February 2023 में, राइट। ये उसके पीवाईक्यूज है, यानी लेटेस्ट वाले जो अभी पेपर होके गया है ये उसके पीवाईक्यूज है। ठीक है, और ये बेसिकली पेपर वन का पार्ट नंबर 8 है। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 7 पार्ट्स को मिस किया है तो पेपर वन की पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप चाहिए वहां से जाके फर्स्ट 7 पार्ट्स को कवर कीजिए। इवन अगर आप में से कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, ठीक है, पेपर 2 अगर आप में से किसी का कॉमर्स है तो कॉमर्स के भी पीवाईक्यूज मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, 2022 के ही, उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाइए वहां से जाके पेपर 2 कॉमर्स के भी पीवाईक्यूज देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू आज का हमारा पहला क्वेश्चन, और एक्चुअल में हमारा 36 क्वेश्चन। अगर अभी भी आप में से कोई पूछेगा मैम 1 to 35 क्वेश्चन कहाँ पे हैं, तो वो है आपके पार्ट नंबर 1 to 7 में। ठीक है, पार्ट नंबर 1 to 7 में आपके फर्स्ट 35 क्वेश्चन हैं। इवन उसमें मैंने एक पार्ट नंबर 4 में डीआई भी सॉल्व कराया है आप, राइट। तो अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 7 पार्ट्स को मिस किया है, फर्स्ट 35 क्वेश्चंस को मिस किया है, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, चाहिए वहां से जाके फर्स्ट 35 क्वेश्चंस को कवर कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की तरफ। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसको आप क्या बोलते हो, एनसीवीईटी। एनसीवीईटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एंड ओवर आर्चिंग स्किल्स रेगुलेटर वॉज नोटिफाइड इन द ईयर। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को कब नोटिफाई कराया गया था? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है, क्योंकि आजकल ना जो मैं देख रही हूँ पेपर वन में हायर एजुकेशन में ना वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है? वोकेशनल एजुकेशन सिंपली मीन्स स्किल बेस्ड एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन जिसमें आपको स्किल्स मिले। जैसे कि सपोज आपको बोल सकते हैं कि सपोज आपको हम लोगों ने कारपेंट्री सिखा दी, आपको हम लोगों ने सपोज पॉटरी सिखा दी, आपको हम लोगों ने सपोज टेलरिंग सिखा दिया, राइट। तो ये सब क्या है? ये सब वोकेशनल एजुकेशन है। क्यों? क्योंकि ये सब स्किल्स हैं, और इन स्किल्स को यूज करके आप क्या कर सकते हो? खुद को इजीली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इजीली आप ले सकते हो कहीं पे भी जाके, राइट। एंड इवन आप कहीं पे एम्प्लॉयमेंट भी ले सकते हो, राइट। तो ऐसे टाइप की स्किल्स को हम क्या बोलते हैं? वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, अब बोलता है ये जो काउंसिल है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये कब नोटिफाई की गई थी? अब ये वाला क्वेश्चन कौन सा है? ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? फैक्ट बेस्ड। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की एक खासियत रहती है कि अगर आपको याद है, आपको पता है तो आपको पता है, नहीं पता है तो प्लीज अभी एटलीस्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें जो भी फैक्ट बेस्ड चीजें आ रही है उनको आप याद रखिए। मुझे याद था ये कहीं ना कहीं, क्यों? क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन रीसेंट कंसेप्ट है। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है सेकेंड टर्म में, तब से वो वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रही है। जब से स्मृति ईरानी एजुकेशन मिनिस्टर बनी थी पहले, तब से वो वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रहे थे, राइट। तो एक नोटिफाई कब हुआ था? ये नोटिफाई हुआ था ईयर 2018। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 2018। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 37th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंशिएंट टेक्स्ट ऑन एस्ट्रोनॉमी। अब इनमें से कौन से टेक्स्ट एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है? एस्ट्रोनॉमी यानी तारों सितारों उन सब से रिलेटेड है। तो अब ऐसे क्वेश्चन तो देखिए आप ना लक पे होंगे आपके। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता है पेपर वन में किसी को भी ज्यादा आते होंगे, एक्सेप्ट फॉर जिनको कुछ बोलते हैं ना, जिनका कुछ सब्जेक्ट ही कुछ संस्कृत वगैरह हो, उनको शायद ये क्वेश्चन ज्यादा करके आते होंगे। अदरवाइज मेजोरिटी स्टूडेंट्स को तो ये क्वेश्चन नहीं आते होंगे। तो इसमें से जितना हो सके ना आप ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है,
अब जैसे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, संख्या कारिका सिद्धांता शिरोमणि सूर्या सिद्धांता गृह गृह सूत्र। गृह से मेरे को समझ में आ रहा है, गृह यानी कि प्लैनेट्स है ना, तो डी तो मेरे को लग रहा है होगा ही होगा, डी होगा ही होगा ऐसे मेरे को लग रहा है। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। बट इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है सेकेंड, बी एंड सी, सिद्धांता शिरोमणि और सूर्या सिद्धांता। ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी टेक्स्ट है, इंडियन टेक्स्ट है जो रिलेटेड है किससे, एस्ट्रोनॉमी से, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या है, बी एंड सी यानी सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। अब मैंने इसलिए बोला था ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन ना आपके लक के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्यों, क्योंकि कई बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमें आते ही नहीं होते हैं, हमने कभी पढ़े सुने समझे भी नहीं होते, और ना ही हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट करके जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप जो आपको सही लगे आप उसको टिक करके आ सकते हैं, छोड़ के मत आइएगा प्लीज, रिटर्न नहीं है आपको एग्जाम में, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, आप एटलीस्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ जाओ, ठीक है। जो भी आपको लगे ए बी सी डी कोई भी एक तो टिक करके आ ही जाओ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कन्वेंशनल लर्निंग। कन्वेंशनल यानी पुराने तरीके से लर्न करना। पुराना तरीका कौन सा है, पुराना तरीका है आपका टीचर ओरिएंटेड लर्निंग, है ना, डायरेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग। पुराना तरीका कौन सा है, कन्वेंशनल तरीका कौन सा है, डायरेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग। जैसे कि से फॉर एग्जांपल जब आप छोटे होते हो तो आपको कन्वेंशनल तरीके से पढ़ाया जाता है ना, टीचर आपको जो जो सिखाता है आप बस वही वही सीखते हो, टीचर आपको जो जो समझाता है आप वही वही समझते हो, आप उसके आगे पीछे कुछ नहीं सोचते हो, आप एक्स्ट्रा अपना वहां पे दिमाग कुछ भी खर्चा नहीं करते हो ना। टीचर ने आपको पढ़ा दिया ए फॉर एप्पल, तो आपके माइंड में ए फॉर एप्पल ही होता है ना। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग है, कन्वेंशनल मेथड ऑफ टीचिंग है, ठीक है। तो अभी हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वेंशनल लर्निंग। पुराने तरीके से जब हम लर्न करते थे तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉस्ट इफेक्टिव है, टीचर ओरिएंटेड है कि लर्नर ओरिएंटेड है। बट ऑब्वियसली ये टीचर ओरिएंटेड है, क्यों, ये पुराना तरीका जो था उसमें टीचर के हिसाब से सब सही चलता था ना, टीचर के लिए तो फायदा ही फायदा था। प्रिस्क्राइब करिकुलम भी होगा ही होगा, लर्नर ओरिएंटेड तो नहीं हो सकता है ना। प्रिस्क्राइब करिकुलम एक ही करिकुलम होता था, एक ही सिलेबस सब कुछ होता था, वही सब पढ़ाया जाता था। रिक्वायर रेगुलर अटेंडेंस, हाँ भाई ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन यानी कि बी डी एन। कन्वेंशनल लर्निंग कैसा है, टीचर ओरिएंटेड है, प्रिस्क्राइब करिकुलम है यहाँ पे, और यहाँ पे रेगुलर अटेंडेंस की बात होती है ना। आज भी स्कूल में हम क्या बोलते हैं, अटेंडेंस रेगुलर होनी चाहिए, ये सब स्कूल में आज भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये मेथड है कन्वेंशनल लर्निंग का जो पहले से चलता आया है, आज भी वैसे ही चल रहा है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 39th क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कैन बी प्रमोटेड थ्रू। अब हायर ऑर्डर स्किल्स कैसे प्रमोट की जा सकती है, रूट लर्निंग। रूट लर्निंग क्या होती है, रट्टा मारना। रूट लर्निंग क्या होती है, रट्टा मारना, ठीक है। जैसे सपोज ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल में बोल रही हूँ, तो ये क्या है, रूट लर्निंग है ना, रट्टा मार रहे हो आप, कुछ नहीं, आप सिर्फ लर्न कर रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो, है ना। सेकेंड ऑप्शन क्या है, एक्टिव लर्निंग, सोच विचार करके। पैसिव लर्निंग, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ट्यूटोरियल्स, आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल से करा के करे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्टिव लर्निंग। ट्यूटोरियल्स भी नहीं होगा क्योंकि ट्यूटोरियल्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में पॉसिबल है, जैसे कम्युनिकेशन हो गया या मैथमेटिक्स हो गया, उन सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक होता है, राइट। तो एक ही आंसर बचता है, वो है आपका एक्टिव लर्निंग। जब भी आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स प्रमोट करनी है कि सामने वाला बच्चा क्रिएटिव हो सके, सामने वाला बच्चा कुछ इनपुट्स दे सके, सामने वाला बच्चा कुछ बोल सकते हैं ना, मीनिंग निकाल सके या मीनिंग को एक्सटेंड कर सके या कुछ नया कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सके, तो उसके लिए उसके एक्टिव लर्निंग होगी, तभी ही वो क्या कर सकेगा, उसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर कोई अच्छे से एक्टिवली होकर पढ़ेगा तभी ही वो हायर ऑर्डर स्किल्स को अचीव कर पाए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 40th क्वेश्चन, Who among the following was a Governor General, the Viceroy
who passed the Acts of the Incorporation in January 1857, which provided the establishment of universities of Calcutta, Bombay and Madras. को मैंने BMC से याद किया था, मुझे अच्छे से याद है जब मैं 2020 में प्रिपेयर कर रही थी ना, तो मैंने इसको BMC से याद किया था कि 3 यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश किया गया था एक ही टाइम पे, BMC, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, ऐसे करके मैंने याद किया था क्योंकि मैं बॉम्बे से हूँ, ठीक है। तो BMC हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेशन है एक्चुअली, तो मैंने उसके नाम से ही इसको याद कर लिया था कि BMC, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, ठीक है। तो ये किसने किया था? बट ऑब्वियस ये किया था आपका लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, ठीक है। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।